गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी टॉप न्यूज। दतिया में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 5 लोगों की मौत। रतनगढ़ माता के दर्शन करके लौट रहे थे भक्त। पन्ना में एक बार फिर खुली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर रिक्शे में बीमार मां को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा बेटा। भोपाल में पालतू हाथी ने महावत को कुचला, साथियों ने अज्ञात पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने कस्टडी में लिया हाथी को। इंदौर में अवैध शराब तस्करी पर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 46 लाख से ज्यादा की शराब जब्त, 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। सात राज्यों के 13 विधानसभा में उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए कमलेश शाह को बनाया प्रत्याशी। आज मुल्ताई और छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जल गंगा संवर्धन अभियान में होंगे शामिल। जनसभा और रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की जो पहली खबर है वो बैड न्यूज है। दतिया से है। सड़क हादसा यहां पर हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। ये सभी दर्शन करने जा रहे थे भगवान के। 5 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। करीब 12 लोगों के घायल होने की खबर है। ये रतनगढ़ माता के दर्शन करके वहां से लौट रहे थे, आशीर्वाद लेके लौट रहे थे। ये सभी जो गांव के हैं, ये दिसवार एक गांव पड़ता है, ये सारे श्रद्धालु वहीं के हैं। दुरसड़ा थाना क्षेत्र के पास ये घटना हुई है। यानी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है और 5 लोगों की जान चली गई है और तकरीबन 12 लोग घायल हुए हैं। मैं अरुण आपसे जानना ये चाहता हूं कि ये हादसा हुआ कैसे? रात माता रतनगढ़ पर दर्शन करके उन्होंने अर्ली मॉर्निंग वहां से वापसी कर दी और ये जैसे ही दूसरा थाना के पास पहुंचे तो वहाँ आगे से कोई वाहन आ रहा था, उसे बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर जो है वो अनियंत्रित हो गया और ट्रैक्टर जाके पलट गया, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। घायलों का दतिया का जिला चिकित्सालय है, उसमें इलाज किया जा रहा है। ये बड़ी दर्दनाक घटना आज दतिया में घटित हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं अरुण की बड़ी दर्दनाक घटना है। तो सब माता के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन इसी बीच बचाने के चक्कर में किसी को इनकी जान गई है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि तकरीबन 12 से ज़्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। उनकी स्थिति कैसी है अभी? कुछ लोग जो हैं जो गंभीर घायल हैं और कुछ लोगों की कुछ मामूली चोटें आई हुई हैं और जो गंभीर घायल हैं उन्हें 1-2 लोगों को ग्वालियर भी रेफर किया जा रहा है और जो दतिया में रहने लायक है उनका दतिया में भी ही इलाज किया जाएगा। यानी जो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें ग्वालियर रेफर किया जा सकता है, बाकी का दतिया में ही इलाज चलेगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका अरुण मिश्रा। आगे बढ़ेंगे। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश शाह को प्रत्याशी बना दिया है। असल में कमलेश शाह पहले कांग्रेस में थे, इस्तीफा देकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के लिए 14 जून से 24 जून तक नामांकन दाखिल होंगे। 26 जून तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। उनके पास ये विकल्प है कि अपने नाम वापस ले लें। जुलाई को मतदान होगा, यानी 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को यानी ठीक 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा। अमरवाड़ा विधानसभा में 9 बार कांग्रेस ने अब तक रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि उसका खाता नहीं खुला है, वो भी 2 बार जीत चुकी है।
और यहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी एक बार इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी एसटी वर्ग के लिए। लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के मजबूत किले छिंदवाड़ा पर फतेह के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं और वे अमरवाड़ा में भी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा यह है कि कमलेश शाह ने अपनी मातृ संस्था यानी कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है और अमरवाड़ा की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। भोपाल से अगली खबर है। उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल रात उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। सीएम हाउस में यह बैठक हुई अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक ली। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी इस बैठक में मौजूद रहे। देखिए, इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ऑलरेडी बीजेपी के पास फुल मेजॉरिटी है और उससे ज्यादा सीटें हैं, यानी पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें हैं। लेकिन एक एक सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कसरत करती है, ये आपको साफ दिख सकता है। अच्छा, दूसरी बात, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। देखिए, इस सीट से भले ही फर्क न पड़े, लेकिन अभी कमलनाथ के गढ़ को ढहा के, नकुलनाथ को हरा के भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीती है। लेकिन अगर ये सीट गाहे बगाए कांग्रेस दी जाती है तो प्रतिष्ठा का प्रश्न रहता है, और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की बात है। एक चुनाव तो वो हार गए, अब दूसरा चुनाव, चूंकि अमरवाड़ा जो सीट है वहां से अगर आप देखिए तो हमेशा कांग्रेस अच्छी खासी लीड लेती रही है। चाहे 2019 का चुनाव देखिए, वहां पर नकुलनाथ 37,000 वोटों से जीते थे, लेकिन लीड जो थी 25,000 की अमरवाड़ा से थी। अच्छा, इस बार भी अमरवाड़ा विधानसभा में नकुलनाथ पिछड़ गए और विवेक बंटी साहू आगे हो गए। यही वजह है कि दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। अब आगे की जानकारी विवेक पटैया हमारे संवाददाता हैं और पॉलिटिकल बीट देखते हैं, वो पूरी जानकारी देंगे। वो विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में छिंदवाड़ा गए भी थे, वहां की तासीर को समझते हैं। विवेक, जरा बताइए, इस सीट से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, विधानसभा में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, ये दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। क्या मैं सही हूं? देखिए राहुल, बिल्कुल बात सही है आपकी कि प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने अपनी जो यात्रा है, जीत की यात्रा, उसमें छिंदवाड़ा को भी शामिल कर लिया। बीजेपी का मिशन था कि मिशन 29 में छिंदवाड़ा अकेली सीट बची हुई थी जो 2019 में बीजेपी नहीं जीत पाई थी, उसको फतह करना था। और बीजेपी ने पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ जो है छिंदवाड़ा को भी लोकसभा चुनाव में फतह कर लिया। अब बात है अमरवाड़ा की, तो अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होना है, 10 जुलाई को मतदान होना है और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। और बीजेपी ने अपने संभावित प्रत्याशी पहले से कहे जा रहे थे कमलेश शाह, उनके नाम पर अधिकृत मुहर भी लगा दी है, क्योंकि कमलेश शाह के इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने के कारण ही यह सीट रिक्त हुई थी और उपचुनाव की नौबत आई है। ऐसे में अब कमलेश शाह के सामने कांग्रेस से कौन होगा ये अभी फिलहाल तय नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। अब अमरवाड़ा सीट के समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्योंकि अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीती है। एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीती है और 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी को मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम की यदि हम बात करें तो अमरवाड़ा विधानसभा सीट जो है लोकसभा चुनाव के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जीती है और करीब 15,000 के अंतर से जीती है। ऐसे में बीजेपी के हौसले बुलंद है और अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी जीत को लेकर जो है अपनी फिर से प्लानिंग के साथ तैयारी शुरू कर चुकी है। कल देर रात एक बैठक भी हुई थी सीएम हाउस में, जिसमें अमरवाड़ा के प्रत्याशी कमलेश शाह के साथ पूरा अमरवाड़ा का जिला संगठन और वहाँ के जनप्रतिनिधि और वहाँ के नवनिर्वाचित सांसद बंटी साहू भी मौजूद थे। उस बैठक में पूरी प्लानिंग तय कर ली गई है।
दूसरी तरफ यदि हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहाँ पर अब मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता छिंदवाड़ा का जो है लोकसभा चुनाव की हार के बाद काफ़ी जो है उसका मनोबल टूटा हुआ है। ऐसे में उनका मनोबल बढ़ाना ज़रूरी है। दूसरा, कमलनाथ के एक्टिव होने पर ही जो है अमरवाड़ा में कांग्रेस जो है बीजेपी को एक चुनौती दे सकती है, क्योंकि ये कमलनाथ का गढ़ है और कमलनाथ लोकसभा चुनाव के हार के बाद नकुलनाथ और कमलनाथ जो है हालांकि बोल के गए थे कि वो छिंदवाड़ा कभी नहीं छोड़ेंगे और उनके वो जो है अमरवाड़ा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे, लेकिन अब वो कब तक एक्टिव होते हैं ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जीतू पटवारी भी कमलनाथ के बगैर जो है इस चुनाव में जो है मेहनत जो अपनी है वो कमलनाथ के साथ ही करेंगे, क्योंकि कमलनाथ ही उस क्षेत्र के बड़े नेता है और वहाँ पर कमलनाथ की भूमिका जो है प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव की रणनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो राहुल कह सकते हैं कि अमरवाड़ा सीट दोनों सीट पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प और त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा प्रभाव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का है। पिछले चुनाव में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अच्छे वोट लिए थे यहाँ से और एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ से चुनाव जीत भी चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि यदि गोंडवाना यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर कोई आके बैठ गया है तो वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। ये एक बार चुनाव यहां से जीत भी चुकी है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए विवेक, चूंकि भोपाल से एक खबर मुझे दर्शकों को बतानी है, अपडेट करना है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डालते हैं। आज मुल्ताई और छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे सीएम। सुबह 11 बजे मुल्ताई पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मुल्ताई में जल गंगा संवर्धन अभियान में उन्हें शामिल होना है। मुल्ताई में रोड शो करेंगे, मां ताप्ती का पूजन करेंगे। दोपहर 1 बजे छिंदवाड़ा के खुना झिरकिला एक गांव है, खुना झिरकिला, यहां पर जल गंगा संवर्धन अभियान में उन्हें शामिल होना है। छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के गढ़ को, कमलनाथ के गढ़ को इस लोकसभा चुनाव में ढहाया है, किले को गिराया है और इसीलिए वहां पर जनसभा सीएम करने जा रहे हैं। लेकिन पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी एक खबर है। अभी वो विदिशा के लोकसभा के सांसद हैं, अब तो मंत्री हो गए, कृषि मंत्री हैं। संसद सदस्य निर्वाचित होने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से फिलहाल अभी इस्तीफा नहीं दिया है। शिवराज के इस्तीफे के पहले ही कांग्रेस ने बुधनी उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को बुधनी में प्रत्याशी चयन के लिए प्रभारी बनाया गया है। दोनों नेता जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल बुधनी उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर स्थानीय नेताओं से संवाद करेंगे। एक बयान आपको याद होगा, वाराणसी सीट पर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह ने जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर प्रियंका वाराणसी से लड़ जाती तो प्रधानमंत्री मोदी 2 से 3 लाख वोटों से हार जाते। इस पर राकेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी बड़बोलेपन का शिकार हैं और सरकार बनाने के दावे के बाद 99 सीट पर सिमट जाने पर भी उनकी खुशी से उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता साफ दिखती है। राहुल का यही रवैया कांग्रेस का पतन की ओर ले जाएगा। वहीं वायनाड और रायबरेली के बीच राहुल गांधी की वायनाड सीट छोड़ने की चर्चा पर मंत्री राकेश सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल वायनाड की जनता को धोखा दे रहे हैं। राकेश सिंह ने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये बात वायनाड की जनता लोकसभा के उपचुनाव में बता देगी। अच्छा, रायबरेली सीट छोड़ते तब भी यही बयान आता राकेश सिंह जी का, और वायनाड छोड़ा तब भी यही बयान आया। ये बड़बोलापन और बार बार जो कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से अपरिपक्व उनके लिए कहा जाता है होना, ये उसी का प्रमाण। अगर कांग्रेस का यही रवैया है और कांग्रेस इसी दिशा में आगे बढ़ती है कि हमारी पड़ोसी की एक फूटती और हमारी दोनों फूट जाएं तो चलेगा, तो ये रवैया कांग्रेस को पतन की तरफ लेकर जाए।
इधर ग्वालियर में 2 कोचिंग सेंटर्स पर जीएसटी ने एक्शन लिया है। गर्ग क्लासेस और बायोलॉजी कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। जीएसटी के एंटी एवेजन ब्यूरो ने सील किया है कोचिंग संचालक नहीं दे पाए थे फीस का हिसाब। एंटी एवेजन ब्यूरो ने इनके दस्तावेज जब्त कर लिए। अब 15% वसूली के बाद खुल सकेगी कोचिंग, यानी अभी कोचिंग खुलने का रास्ता ये नहीं है कि रास्ता उनके पास नहीं है, उनके पास भी रास्ता है। लेकिन नासिर, आप एडमिशन ले रहे हैं, दाखिला करवा रहे हैं, अगर कोई हिसाब मांग रहा है जीएसटी तो आपको हिसाब देना चाहिए। इसका मतलब गड़बड़ झाड़ा है। बिल्कुल गड़बड़ झाला है। और सबसे हैरत की बात यह है कि ये बच्चों से जीएसटी वसूलते थे, लेकिन जीएसटी में इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और चोरी कर रहे थे। लगभग 25 लाख से ज्यादा की ये चोरी अभी पकड़ी है, जो दस्तावेज जो जब्त किए हैं। उसके बाद जो कोचिंग है गर्ग क्लासेस और बायोलॉजी क्लासेस, इनको सील कर दिया गया। ये दोनों ही कोचिंग ग्वालियर शहर की प्रतिष्ठित कोचिंगों में से एक है, जो आईआईटी जेईई की तैयारी कराने का काम करती थी। हालांकि अब उन्होंने ये कहा है कि अगर आप जो दस्तावेज जब्त करने का जो भी चोरी पकड़ी जाएगी, जो एनालिसिस अभी शुरुआती दौर में जो किया गया है, उसके हिसाब से आपको 15% जमा करना होगा, तभी कोचिंग शुरू हो पाएंगी। शुक्रिया जानकारी के लिए। यानी 15% आप देंगे उस अमाउंट को तो आपकी कोचिंग फिर से शुरू हो सकती है। ये बात हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं। शुक्रिया नासिर जानकारी के लिए आपका। खबर भोपाल से है। मंत्रालय में अग्निकांड मामले से जुड़ी ये खबर है। जांच समिति ने रिपोर्ट मुख्य सचिव को यानी सीएस को सौंप दी है। जांच समिति ने माना है कि बिजली की वायरिंग सही नहीं थी, सीसीटीवी कैमरे भी थे बंद। जांच समिति ये भी कह रही है एसीएस मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में बनी थी जांच समिति। देखिए, बात जो है वो बहुतों के गले नहीं उतरेगी। अब आप सोचिए, अग्निकांड के मामले में जो रिपोर्ट आई है उसमें कई अहम बात है। बिजली की वायरिंग सही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। अब सोचिए, जब मंत्रालय में वायरिंग सही नहीं है और सीसीटीवी कैमरे बंद हैं तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ दिख रहा है ना। विवेक, आप बताइए, मंत्रालय जैसी जगह पर सीसीटीवी कैमरे न चल रहे हों और बिजली की वायरिंग सही ना हो तो कहा कि बिजली की वायरिंग सही रहेगी। देखिए राहुल, ये बिल्कुल सत्य है कि जांच समिति की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, बिजली की वायरिंग सही नहीं थी और सीसीटीवी कैमरे बंद थे। मंत्रालय में जो सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होती है वो कुछ जगह गोपनीय कैमरे लगाए जाते हैं और कुछ जगह जो है बाहरी रूप में सार्वजनिक कैमरे लगाए जाते हैं। लेकिन जो मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग में जहां पर आग लगी थी 9 मार्च को, उस 5वीं मंजिल पर और 6वीं मंजिल पर 10 खुफिया कैमरे लगे थे, लेकिन वो सभी बंद थे। ये निरीक्षण के दौरान जांच समिति ने पाया है। इसके साथ ही जो वायरिंग होती है पुरानी बिल्डिंग में वो भी जो है सही नहीं थी। और उस समय ये भी बात सामने आई थी कि जो आग लगने का एक जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और यदि केबल सही नहीं थे तो इसका मतलब साफ है कि जांच समिति ने संकेत दिए है कि आग का जो बड़ा कारण है वो बिजली की शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके साथ ही जब रिपोर्ट सौंपी गई कल एसीएस मोहम्मद सुलेमान के द्वारा मुख्य सचिव को, तब मुख्य सचिव ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई, क्योंकि ये पूरा जिम्मा जो है मेंटेनेंस का, पूरे मंत्रालय का के मेंटेनेंस का ये पीडब्ल्यूडी के पास होता है और पीडब्ल्यूडी ने अपना काम सही से नहीं किया।